हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है, इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। साल 2005 में जब केंद्र सरकार में कांग्रेस थी, तब उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करके खूब वाहवाही बटोरी थी। अब मोदी बिल्कुल नई योजना लेकर आने वाले हैं। स्वास्थ्य के सेक्टर में नरेंद्र मोदी सरकार की 2030 तक वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम नीति बनाने की योजना है, जिसके तहत मेडिकल प्रैक्टिस, शिक्षा और अनुसंधान में एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद जैसी आधुनिक और पारंपरिक पद्धतियों का एक साथ विलय हो जाएगा। सरकारी सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि नीति का उद्देश्य एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है, जिसके तहत मरीजों को किसी भी चिकित्सा पद्धति से इलाज मिल सकेगा। चिकित्सा पद्धति चुनना मरीजों की बीमारी और उनकी तत्कालीन स्थिति पर निर्भर करेगा। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, उपचार के विभिन्न तरीकों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। सरकार दवा के पैथी वाले हिस्से से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब है कि जब तक मरीज को इलाज में फायदा मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यह एलोपैथी, होम्योपैथी है या आयुर्वेदिक है। अधिकारी ने स्पष्ट किया, यदि कोई मरीज किसी अस्पताल में पहुंचता है और उसकी हालत गंभीर है तो उसे एलोपैथिक इलाज दिया जा सकता है, लेकिन उसकी स्थिति के अनुकूल होने पर होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज भी उसी अस्पताल में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह योजना इस तथ्य की प्रामाणिकता होगी कि भारत में चिकित्सा के परंपरागत तरीके हैं, जो वैकल्पिक नहीं है बल्कि स्वास्थ्य सेवा का एकदम अभिन्न हिस्सा है। द प्रिंट ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रतिक्रिया के लिए फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। भारतीय संदर्भ में चिकित्सा की पुनः परिकल्पना नई प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए 8 सितंबर को सरकार के नीति निर्धारक थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। द प्रिंट को मिले इस बैठक के मिनट्स के मुताबिक इस पर चर्चा हुई कि आयुष्मान भारत के जरिए एलोपैथिक चिकित्सा और आयुष दोनों पद्धतियों को मुख्य धारा में लाया गया है, लेकिन भारतीय संदर्भ में उनके एकीकरण की संभावनाएं तलाशने की जरूरत है। समावेशी, सस्ती, साक्ष्य आधारित, व्यक्ति केंद्रित स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य के साथ एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने कार्यक्रमों के तहत रोगों की रोकथाम और हेल्थ प्रमोशन के लिए एक रोड मैप भी बनाएगी। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की परिकल्पना को पूर्व में क्रमशः 2017 और 2020 में मोदी सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शामिल किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में ISM, भारतीय चिकित्सा पद्धति, आधुनिक विज्ञान और जीनोमिक्स यानी एक जीव के सभी जीनों के अध्ययन का आयुर्वेद के साथ संयोजन के एकीकृत पाठ्यक्रम की जरूरत पर बल दिया गया है। साथ ही यह एकीकृत पद्धतियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में आयुष प्रणालियों का योगदान हासिल करने की बात भी करती है। जैसा द प्रिंट ने रिपोर्ट किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, यह देखते हुए कि लोग स्वास्थ्य सेवा में बहुत सारे विकल्प इस्तेमाल करते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली का अभिप्राय यह होना चाहिए कि एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुष और इसी तरह आयुष वालों को एलोपैथिक के बारे में बुनियादी समझ होनी चाहिए। कार्य समूह बनाए जाएंगे। यद्यपि वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम नीति 2030 तक आने की उम्मीद है, शिक्षा, अनुसंधान, क्लिनिकल प्रैक्टिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासन आदि अहम क्षेत्रों में अभी 4 कार्य समूह बनाए जाएंगे। ये समूह इसका अध्ययन करेंगे कि दुनिया भर, विशेष रूप से अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों ने एकीकृत चिकित्सा को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में कैसे अपनाया है। समूह आयुष और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के एकीकरण पर भारत के अपने अनुभव और एकीकृत चिकित्सा पद्धति पर अमल को लेकर कानूनी पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे। 8 सितंबर की बैठक में साझा किए गए प्रेजेंटेशन के मुताबिक एक एकीकृत प्रणाली लागू करने का मतलब होगा कि इस विधा में प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की आवश्यकता भी होगी। इसलिए पॉल की अध्यक्षता वाली समिति नर्सिंग शिक्षा और विनियमन में जरूरी सुधारों पर भी विचार करेगी। हो सकता है इसकी घोषणा अगले साल 2021 में 26 को हो सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम और वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम नीति, ये दोनों योजनाएं एक साथ चलेगी, इस बात का निर्णय तो भविष्य में ही पता चलेगा।
देश के मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हो गया है। पिछले 64 सालों से मेडिकल शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया (MCI) पूरी तरह खत्म हो गया है। उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) का गठन किया गया है, जिसने शुक्रवार से काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मेडिकल शिक्षा के विभिन्न आयामों की नियमन करने वाले 4 स्वायत्त बोर्ड का भी गठन कर दिया है। गुरुवार को देर रात MCI और उसकी निगरानी में गठित बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को खत्म करने और NMC और स्वायत्त शासी बोर्डों के गठन की अधिसूचना जारी की गई। दिल्ली एम्स के ENT विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को NMC का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। वे 3 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा निरस्त MCI के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के महासचिव राकेश कुमार वत्स को NMC का सचिव बनाया गया है। देश में मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी NMC संभालेगा। नए NMC को ढांचे में मेडिकल शिक्षा के विभिन्न आयामों को देखने के लिए अलग अलग 4 स्वायत्त बोर्डों का गठन किया गया है। स्नातक और PG की मेडिकल शिक्षा की निगरानी की जिम्मेदारी अलग अलग बोर्ड में बांटा गया है। इसी तरह मूल्यांकन व रेटिंग और आचार व पंजीकरण के काम देखने के लिए भी अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं। इन चारों बोर्ड के सदस्यों को NMC का पदेन सदस्य बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकना है, ताकि MCI की तरह भ्रष्टाचार को जड़ जमाने से रोका जा सके। ध्यान देने की बात है कि 1956 में गठित MCI पिछले कुछ दशकों से भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिर गया था। देश की जरूरत के मुताबिक मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय MCI को उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट माना जाने लगा था। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने MCI के कामकाज की निगरानी के लिए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया था, लेकिन MCI का सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए ओवरसाइट कमेटी ने इस्तीफा दे दिया था। MCI के अड़ियल रवैये को देखते हुए सरकार ने सितंबर 2018 में MCI को निलंबित करते हुए उसकी जगह बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन किया था, जिसे NMC बनने तक मेडिकल शिक्षा के नियमन की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सौंपी गई थी। NMC के गठन के साथ ही वह स्वतः भंग हो गया। वहीं संसद ने पिछले साल सितंबर में ही MCI की जगह लेने के लिए NMC विधेयक को पास कर दिया था। अब कानून बनने के 1 साल बाद NMC का गठन किया गया है। हमरा गोदी मीडिया रिया सुशांत ड्रग्स और कोविड-19 के खबरों में उलझा हुआ, इसलिए इतनी बड़ी जानकारी को किसी भी चैनल में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि मीडिया की सिर्फ अपने TRP से मतलब है। आप माने या ना माने, यही सच है। UGC के गाइडलाइन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कोविड-19 के महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के पहले वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक कैलेंडर 2020 से 21 से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। UGC द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार महामारी के चलते इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र विलंबित हुआ है। आयोग ने ये फर्स्ट ईयर UG एवं PG स्टूडेंट्स के लिए नए एकेडमिक कैलेंडर को लेकर गाइडलाइंस 22 सितंबर 2020 को जारी की, जिसे बाद में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी आज 25 सितंबर को थोड़ी ही देर पहले साझा की। पहले 1 सितंबर से शुरू होना था एकेडमिशन सेशन, अब 1 नवंबर से। इससे पहले UGC ने 29 अप्रैल को देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्तमान छात्रों के लिए नए एकेडमिक कैलेंडर 2020 से 21 की शुरुआत 1 अगस्त और नए दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए नए एकेडमिक कैलेंडर 2020 से 21 की शुरुआत 1 सितंबर से करने की घोषणा की गई थी। हालांकि बाद में आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने की घोषणा 6 जुलाई को की थी। के बाद विशेषज्ञ समिति की 21 सितंबर 2020 को हुई बैठक में नए दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 को मंजूरी दी गई, जिसके अनुसार सत्र की शुरुआत 1 नवंबर से किया जाएगा। यहाँ देखिए UGC लेटर। UGC द्वारा 22 सितंबर 2020 को जारी दिशा निर्देश यहाँ देखें। UGC गाइडलाइंस के अनुसार एकेडमिक कैलेंडर 2020 से 21 की प्रमुख तिथियां। दाखिला प्रक्रिया पूरी करने की तिथि 31 अक्टूबर 2020।
पहले सेमेस्टर के फ्रेश बैच के लिए कक्षाओं के आरंभ होने की तिथि 1 नवंबर 2020। परीक्षाओं की तैयारी के लिए ब्रेक 1 मार्च 2021 से 7 मार्च 2021। परीक्षाओं के आयोजन की अवधि 8 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021। सेमेस्टर ब्रेक 27 मार्च से 4 अप्रैल 2021। इवन सेमेस्टर की कक्षाओं का आरंभ 5 अप्रैल 2021। परीक्षाओं की तैयारी के लिए ब्रेक 1 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2021। परीक्षाओं के आयोजन की अवधि 9 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021। सेमेस्टर ब्रेक 22 अगस्त 2021 से 29 अगस्त 2021। इस बैच के लिए अगले एकेडमिक सेशन आरंभ होने की तिथि 30 अगस्त 2021। एकेडमिक कैलेंडर के लिए यूजीसी गाइडलाइंस की मुख्य बातें। डॉक्यूमेंट्स संबंधी मेरिट आधारित प्रवेश 31 अक्टूबर तक और परीक्षा आधारित प्रवेश जल्द से जल्द करने होंगे। प्रोविजनल एडमिशन लिए जा सकते हैं और क्वालिफाइंग एग्जाम के डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। कक्षा आयोजन संबंधी सभी विश्वविद्यालय सत्र 2020 से 21 और 2021 से 22 के लिए 6 दिन के सप्ताह का पैटर्न अपना सकते हैं ताकि छात्रों के इन बैच का कम से कम नुकसान हो। विश्वविद्यालय शिक्षण सत्र के नुकसान को कम करने के लिए छुट्टियों और ब्रेक की अवधि को कम कर सकते हैं। फीस संबंधी 30 नवंबर 2020 कर कैंसिल कराए गए दाखिले या माइग्रेशन की स्थिति में पूरी फीस वापस होगी। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक 1000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस के तौर पर कटौती के बाद पूरी फीस वापस करनी होगी। कोविड-19 संबंधी आयोग द्वारा 29 अप्रैल और 6 जुलाई को जारी ऑनलाइन टीचिंग परीक्षाओं के आयोजन, सामाजिक दूरी आदि के नियम लागू रहेंगे। यूजीसी एकेडमिक कैलेंडर 2020 से विश्वविद्यालयों में यूजी/पीजी के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी। 1 नवंबर से कक्षाएं, 8 मार्च से परीक्षाएं। विश्वविद्यालयों को छूट। साथ ही यूजीसी ने 22 सितंबर 2020 को जारी दिशा निर्देशों में कहा कि वर्तमान स्थिति और भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय छात्रों, शिक्षण संस्थानों और पूरी शिक्षा प्रणाली के हित में इन दिशा निर्देशों में जरूरी संशोधन या सुधार करके पारदर्शी ढंग से लागू कर सकते हैं। यदि विश्वविद्यालय निर्धारित नीतियों के तहत प्रवेश ले पाने अक्षम होते हैं तो वे किसी अन्य वैधानिक तरीके से दाखिला प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने संबंधित राज्य या स्थानीय प्रशासन के महामारी से संबंधित नियमों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। टेली सेक्टर इंडस्ट्री से बहुत बड़ी खबर आई है। भारत देश भी जल्द ही एशिया महाद्वीप के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल होने वाला है, जहां 5G की टेस्टिंग इसी साल से तीसरी तिमाही में ही शुरू होने वाला है। सबसे मजेदार बात यही है, साउथ कोरिया और जापान में अभी 6G की टेस्टिंग शुरू हो गया है। भारत में अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5G के टेस्टिंग साल 2020 में नहीं 2021 के मार्च तक होने की पूरी संभावना है। 5G ट्रायल के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने किया शहरों का चयन। उपकरणों के लिए चीन की हुआवे और ZTE से बनाई दूरी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को सौंपी शहरों और साझेदारों की लिस्ट। कंपनियों ने 5G उपकरणों के लिए यूरोपीय अमेरिकी कंपनियों से साझेदारी की। इन कंपनियों के साथ साझेदारी में होगा 5G ट्रायल टेलीकॉम कंपनी, रिलायंस जियो साझेदार, सैमसंग, नोकिया और एरिक्सन। टेलीकॉम कंपनी, भारती एयरटेल साझेदार, नोकिया, एरिक्सन। टेलीकॉम कंपनी, वोडाफोन आइडिया साझेदार, नोकिया, एरिक्सन और मेवनीर। टेलीकॉम कंपनी, BSNL साझेदार, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, CDOT। इन शहरों में 5G ट्रायल करेंगी टेलीकॉम कंपनियां। संभावित लिस्ट: रिलायंस जियो, महाराष्ट्र के साउथ मुंबई, नवी मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, BKC, कमोट और सोलापुर, पुणे, अहमदनगर। दिल्ली के चांदनी चौक और शास्त्री नगर और हरियाणा का डबवाली। वोडाफोन आइडिया, गुजरात के गांधीनगर और पैथापुरक, पुणे के शारदा सेंटर और नानकेरवाड़ी, दिल्ली। भारती एयरटेल, कोलकाता और कर्नाटक। BSNL ने ट्रायल के लिए चुने शहरों की जानकारी नहीं दी है। मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अपनी तकनीक से भी ट्रायल करेगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने DOT से कहा है कि वो अपनी 5G तकनीक से भी ट्रायल करेगा। इसके लिए कंपनी ने साउथ मुंबई और नवी मुंबई क्षेत्रों का चयन किया है।
इस साल फरवरी में भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियो की 5G तकनीक ट्रायल के लिए तैयार है। मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियो ने 5G तकनीक तैयार करने में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया है। चीनी कंपनियों पर आधिकारिक रूप से रोक नहीं। सरकार ने चीन की टेलीकॉम कंपनियों के 5G ट्रायल में भाग लेने पर आधिकारिक रूप से रोक नहीं लगाई है। हालांकि सरकार ने गैर आधिकारिक रूप से सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वे 5G ट्रायल में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न करें। टेलीकॉम कंपनियों की ओर से उपकरण साझेदार चुने जाने के बाद चीनी कंपनियों को ट्रायल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने में परेशानी हो सकती है। अगर मेरा मेहनत आप सभी को अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और रोचक वीडियो आप सभी को मिलती रहे।